दोस्तों नमस्कार। आर्यन खान उम्र है महज 23 साल और इस देश में 28 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त आर्यन खान का जन्म हुआ नहीं था, लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा गया था, इस देश के पॉलिटिशियंस, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, इस देश के आईएएस आईपीएस अधिकारी, इस देश का माफिया, इस देश में कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ माफिया, इस देश के भीतर में अंडरवर्ल्ड और वह तमाम बॉलीवुड के भीतर काम करने वाले और पैसा लगाने वाला तबका, इनका एक नेक्सस काम करता है। और अगर इस नेक्सस को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले वक्त में भारत का समूचा सिस्टम करप्शन और क्रिमिनल इन्हीं के आश्रय चलेगा, यानी पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन के आश्रय होगी, करप्शन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। समीर वानखेड़े इस वक्त जांच कर रहे हैं, नशे को लेकर जांच कर रहे हैं। वो एक आईएएस अधिकारी हैं और वो बेहद पाक साफ खुद को बतलाते हैं। इससे पहले वह एयर इंटेलिजेंस यूनिट में भी काम कर चुके हैं, वह नेशनल एनआईए में भी काम कर चुके हैं, वह इससे पहले डीआरआई में भी थे, यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और वहीं से वह एनसीबी में आए। अपने तौर पर इनका अपना कैरियर देखिएगा तो बेहद पाक साफ है, एक अच्छे अधिकारी हैं। इनके ऊपर आरोप लगाने वाले शख्स हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक की अपनी राजनीतिक यात्रा देखिएगा तो आप मौजूदा वक्त में तो वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के मंत्री हैं, वह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं, और उससे पहले वह महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2 जिले के पालक मंत्री भी हैं। इनका अपना राजनीतिक कैरियर अगर देखिएगा तो शायद ऐसे एमएलए बहुत कम होंगे जो 96 में जीते, 99 में जीते, फिर 2004 में जीते, फिर 2009 में जीते और फिर 2019 में भी जीते। यानी पॉलिटिकल तरीके से इनका कैरियर भी बहुत शानदार है। और तीसरे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में एक बाप फंस गया है, उसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इन दोनों से कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मतलब सिर्फ अदाकारी नहीं है, बल्कि उसके साथ कला के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी इनका एक अपना योगदान है। इन दोनों की प्रक्रिया को परखते हुए यह जानना होगा कि पद्मश्री 2005 में जो एक सम्मान देने वाला पुरस्कार है, भारत सरकार ने 2005 में शाहरुख खान को दिया था पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद फ्रांस सरकार ने कला के क्षेत्र में काम करने के लिए अपने यहां का टॉप मोस्ट सम्मान इनको 2007 में दिया, और सामाजिक कार्यों के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने ही 2014 में भी इन्हें सम्मान दिया शाहरुख खान को। इसके अलावे जो एक सबसे बड़ा पुरस्कार एक लिहाज से हम कह सकते हैं, जो तकरीबन 3 बरस पहले, 3 बरस भी पूरे नहीं हुए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक क्रिस्टल सम्मान दिया शाहरुख खान को, और वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शाहरुख खान का भाषण भी हुआ, जहां पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज की मौजूदगी थी, कलाकारों की मौजूदगी थी। और इसके ठीक समानांतर अगर आइएगा तो बेगिंगशायर में, जो कि इंग्लैंड में आता है, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये दोनों इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने भी सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उसने भी सम्मानित किया शाहरुख खान को। ये तीनों शख्स, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, तीनों अपने अपने कैरियर को लेकर बड़े सही तरीके से अपनी कैरियर को संवारते हुए अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन इस दौर में 23 साल का आर्यन खान नशे के आरोप में फंस चुका है। वह बीते 21 दिनों से लगातार उस दायरे में है जिस दायरे में कोई भी परिवार ना चाहेगा कि उसका बेटा उसमें फंस जाए। असल बात यहीं से शुरू होती है। क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर 28 साल पहले आई हुई वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को पाक साफ बनाया जाता, इस देश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी करप्ट ना होते, इस देश के पार्लियामेंट्रीज और विधानसभा में बैठे हुए एमएलएस जो हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, उनके ऊपर जो चार्जेस आज की तारीख में है वो ना लगी होती, तो इस पूरे सिस्टम को लेकर एक 23 साल के बच्चे के जरिए हमें लगता है आज चर्चा करनी चाहिए। 23 साल की उम्र आर्य खान की है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिए और उसके बाद फेरिस्त को हम टटोलना समझना शुरू करते हैं। जिस एनसीबी का हम जिक्र कर रहे हैं उसके तमाम केसेस पे आए उससे पहले एक चीज अपने जहन में आप बैठा लीजिए। इस देश में जो आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ 2015 से लेकर 2020 तक
3,568 मामले क्रिमिनल और करप्शन के दायर किए गए हैं। आईएएस अधिकारी समीर वानखेड़े भी एक आईएएस अधिकारी हैं, बहुत शानदार अधिकारी हैं, लेकिन हम पूरे आईएएस लॉबी का जिक्र कर रहे हैं, पूरे आईबीएस फ्रेटर्निटी का जिक्र कर रहे हैं आपसे। 3,568 पिछले बरस 2019-20 में 753 कंप्लेन इनके खिलाफ दर्ज की गई। इनके जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो 753 कंप्लेन आई है आईएएस के खिलाफ। और ये जो पूरा मामला बरस दर बरस आते चला गया है, बहुत सारे आईएएस के खिलाफ जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई के पास 44 केसेस आईएएस के खिलाफ हैं और 12 केसेस आईपीएस के खिलाफ है 2016 से 2021 तक के बीच में। अब आप कहेंगे आईएएस और आईपीएस भी करप्शन के दायरे में, क्रिमिनलिज्म के दायरे में, और सीबीआई भी जांच कर रही है, तो इसके ठीक पैरेलल में अब सीबीआई पर आ जाइए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि साल हमारा कन्विक्शन रेट तो बहुत शानदार है, लेकिन हम क्या करें, अपने मामले को लेकर जब हम अदालत में जाते हैं तो अदालत मामले को रफा दफा कर देता है और पता चलता है अदालत के ऊपर जो दबाव है वह पॉलिटिक्स का दबाव है। सीबीआई के पास जितने केसेस मौजूदा वक्त में पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें से 9,757 केस सीबीआई के पास जो हैं ये राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों के प्रभावित पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें केसेस सौंप दिए गए और ये तमाम देश के अलग अलग सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुल मिला के लगभग 13,000 से ज्यादा 13,200 1,391 केस जो है, यानी 13,291 केस जो है, ये सीबीआई कहती है कि लीगल डिपार्टमेंट, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें अटके पड़े हैं। इसमें से 9,757 केस जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आए, जब वहां की अदालतों में हम गए तो वह भी पेंडिंग पड़ गए। इतना ही भर नहीं है, सोचिए 2G केस, 2G स्कैम ने तो इस देश की सियासत का चेहरा बदल डाला। वह स्कैम भी 2018 में तमाम चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह पड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इजाजत नहीं देती है कि उसमें कार्रवाई की जाए। सीबीआई ने कहा अब हमको छोड़ दीजिए, इस केस से मुक्त कीजिए। अदालत इस पे भी खामोश रही। जानकारी आई कि इस पे भी ऊपर से कुछ इशारा होगा तब ना। यानी एनसीबी के केस, यानी कि एनसीबी के पास जितने केस आते हैं उस दायरे में जब हम इस आईएएस और आईपीएस का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में तुरंत एनसीबी के अपने केस आते हैं। आर्यन खान की उम्र 23 साल है, यह हमने आपसे शुरू में जिक्र कर दिया। अब आप समझना शुरू कीजिए कि 2016 से लेकर 2020 तक एनसीबी के पास तकरीबन 160 केस आए हैं। क्या आप किसी भी केस के बारे में जानते हैं? एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, 263 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद अधिकतरों को छोड़ दिया गया। उस फेरिस्त में सबसे ज्यादा और सबसे रवानगी जो है, पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में जब सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एनसीबी जब जागी थी तो उसने एक के बाद एक दीपिका पादुकोण को बुलाया, श्रद्धा कपूर को बुलाया, सारा अली खान को बुलाया, भारती सिंह और उसके हस्बैंड हर्ष को बुलाया, अर्जुन रामफल को बुलाया। कोई जेल में नहीं है, सब बाहर है। सबको बुलाया और जो भी जानकारी थी हासिल की। इसी दौर में 30 केसेस दर्ज किए गए सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। यह एनसीबी का एक अपना इतिहास है कि उसने 2016 से लेकर 160 केसेस जो दर्ज किए हुए हैं, उसमें क्या आपके जहन में यह बात कभी भी निकल कर आई कि उसमें वाकई किसी को जेल हुई या नहीं हुई? यह भी जानकारी निकल कर आई कि इतने दिनों तक अदालत के भीतर यह मामला चलते रहा और एक के बाद एक सुनवाई होती रही, सुनवाई टलती रही, जेल में पड़ा रहा वो शख्स जो आरोपी था। यह जहन में आपके अभी नहीं आएगा। थोड़ा हम इसमें और आपको परिस्थिति के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। हम आपके लिए चलते हैं 2019, कोविड से ठीक पहले 2019 में और 2018 में हीरोइन जो भारत में सीज की गई, 2019 में 3,212 केजी जब्त की गई हीरोइन। उससे पहले साल में बहुत कम की गई थी, 2018 में 1,258 केजी। जो ओपीएम सीज किया गया वो 4,552 किलोग्राम ओपीएम सीज किया गया 2019 में। 4,307 केजी ओपीएम जिक्र किया गया था 2018 में। जो कोकीन जिक्र किया गया, जो जब्त किया गया, वह तकरीबन 62 केजी 2019 में और 35 केजी 2018 में। हम ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो आरोपी थे
इन आरोपियों को लेकर एनसीबी की सक्रियता, सेशन कोर्ट की सक्रियता, हाई कोर्ट की सक्रियता इतनी नजर नहीं आई जो इस 23 साल के आर्यन खान को लेकर नजर आ रही है। हमने केजी तक बतला दिया। आपके जहन में तुरंत आता है कि आप मुंद्रा कोर्ट क्यों नहीं बजाते हैं, हम मुंद्रा कोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, जहां पर लगभग 21,100 करोड़ का जो चक्कर था पूरा का पूरा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम उसकी जानकारी देंगे आपको। मुंद्रा कोर्ट जो एनआईए के पास पूरा मामला है वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके ठीक समानांतर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट और है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए यह थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये केस जब चल रहा है, 21 अक्टूबर को असम में 4 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई, गोवा में 4.5 लाख की ड्रग्स जब्त की गई। 20 अक्टूबर को, उससे एक दिन पहले, मुंबई में जो राजस्थान से आ रही थी तकरीबन हीरोइन, 21 करोड़ की हीरोइन थी, वह भी जब्त की गई। अमृतसर में जो पाकिस्तान का ड्रोन था उससे लगभग 1 केजी ड्रग्स गिरा, उसको भी जब्त किया गया। इस पूरे केसेस को लेकर कोई सक्रियता एनसीबी की आपको इस रूप में नजर आई या अदालतों की नजर आई जो इस केस में नजर आ रही है? आप कहेंगे भाई ये सेलिब्रिटी का मामला है, मुंबई का मामला है, पूरी बॉलीवुड का मामला, यकीनन पूरे बॉलीवुड का मामला है। और यहीं से असल बात शुरू होती है। जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि एक आईएएस अधिकारी, एक पॉलिटिशियन और एक तरफ एक बॉलीवुड का अदाकार, ये तीनों का अपना कैरियर बड़ा शानदार है, तब हमने सोचा कि इन तीनों के बारे में परखते हुए कुछ चीज़ों को सामने लेकर आया जाए, जिससे आप समझ पाएं कि इस देश के भीतर का एक अनूठा सच क्या है। इस वक्त जब हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आईएएस के खिलाफ 3,568 मामले हैं, जिसमें सीबीआई 44 मामलों की जांच कर रही है आईएएस के खिलाफ और आईपीएस के 12 मामलों की। ये सारे मामले ठंडे बस्ते में हैं। इनकी जांच की प्रक्रिया इतनी धीरे है और सभी बाहर हैं, कोई अंदर नहीं है। क्योंकि जब हम पॉलिटिशियंस का जिक्र भी करते हैं तो हमें इस देश के भीतर में ये समझना होगा, पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ हर दूसरा पॉलिटिशियन दागी होता है, विधायकों में हर दूसरा पॉलिटिशियन दागी होता है, और इन पर जो चार्जेस होते हैं वो मर्डर तक के होते हैं, रेप तक के होते हैं, जो इन पर आरोप लगाए गए होते हैं। और जब हमने परखना शुरू किया कि नवाब मलिक साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो सही अपनी जगह, तो पता चला कि जो 27 मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे के कैबिनेट में, वह क्रिमिनल केसेस उन पर चल रहे हैं। 27 मिनिस्टर्स पर कुल मिला के 172 एमएलए हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हम तो मिनिस्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन सभी फ्री हैं, सभी आरोपित हैं, सभी अपने तौर पर, कोई कन्विक्टेड नहीं है। यहां 23 साल के मामले का हमको जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही नहीं, यह बात बार बार जिक्र हो रही है कि दरअसल यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की भी टकराव की परिस्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जुड़ाव ममता बनर्जी से हो गया। शाहरुख खान की अपनी लोकप्रियता, अपनी पहचान उनके आड़े आ गई। सवाल इतना भर नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर भी 212 एमपीज अगर दागी हैं, तो मोदी की कैबिनेट में, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अपने तौर पर ईमानदारी और साफगोई का जिक्र करते हैं, 33 मंत्री ऐसे हैं जिन पर चार्जेस रॉबरी और मर्डर का भी है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। यानी 33 मंत्री केंद्र सरकार के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 27 मिनिस्टर्स। अगर ये आरोपी हैं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? तो 23 साल के आर्यन को लेकर जो सवाल जवाब हो रहे हैं, उन सवालों जवाबों के अक्स तले जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट पे, जिसका जिक्र अब एनआईए के पास चला गया है, और उसके बाद जब हमने बताना शुरू किया 20 और 21 अक्टूबर को इसी बीच में असम, गोवा, मुंबई और अमृतसर में जो ड्रग्स, हीरोइन जो जब्त की गई, उसकी कितनी मात्रा थी और उसके जुड़ा हुआ कोई केस आपके जहन में आता है? ये तीनों लोग बड़े पाक साफ हैं। समीर वानखेड़े साहब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में ये गए तो इन्होंने लगभग 2500 इंडिविजुअल को पकड़ा टैक्स इन्वेशन को लेकर, लगभग 200 सेलिब्रिटीज को भी दायरे में लिया टैक्स के चुराने के मद्देनजर। और इसको लेकर बार बार वो कहते थे, जब मैं एयरपोर्ट पर था तो अक्सर सेलिब्रिटी कहते थे मैं तुम्हारे बड़े अधिकारी से बात कर लूंगा, तो ये कहते थे मैं ही तो बड़ा अधिकारी हूं, मुझी से बात कर लो। नवाब मलिक साहब अपने तौर पर, इनकी अपनी पहचान, बोलते हैं राजनीतिक तौर पर मैं पाक साफ हूं। और देखिए 1996 से 2014 सिर्फ छोड़ दीजिए, मैं लगातार चुनाव जीतते आया हूं। यानी उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर मेरे ऊपर कम से कम लोगों का बड़ा भाव है, अच्छा भाव है। एक पहले नेहरू नगर से जीतता था और अब अणुशक्ति नगर से जीतता हूं।
और शाहरुख खान की पहचान जब हमने आपसे कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक में उन्हें सम्मानित किया गया, तो इसके मतलब और मैसेजेस क्या हैं जब इस देश का पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है? दो चीजें होती हैं। इस देश का ब्यूरोक्रेट करप्ट होकर भी पावरफुल रहता है, इस देश का पॉलिटिशियन दागी और करप्ट और क्रिमिनल होकर भी पावरफुल होता है। लेकिन बॉलीवुड का कोई कलाकार और अदाकार पैसे वाला होकर पावरफुल नहीं हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं मिन्नतें करनी होगी इस देश के पॉलिटिशियन से, इस देश के आईएएस से, इस देश के आईपीएस से, और एक दायरा है इस देश के भीतर में, जब तक आपकी पहचान और पहुंच इन प्रभावी लोगों के साथ ना हो, जो प्रभावी लोग अपने दायरे में, चाहे वो क्रिमिनल आरोपित हो चाहे वो करप्ट हो, तब तक काम नहीं चलेगा। यानी हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिसमें चलेगी उसी की ही जो कि आपराधिक संलग्नता जिसके साथ होगी। अब ये स्थिति में आइए, इस सीबीआई और पॉलिटिशियन के दायरे में हमें लगता है एक बात का और जिक्र होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है इस देश में सबसे पावरफुल पीएमओ है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री एचएमओ है, उसके बाद सीबीआई है, उसके बाद ईडी है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद डीआरआई है, उसके बाद एसएफआईओ है, उसके बाद एनआईए है, और उसके बाद एनसीबी नया है। यह एक नई परिस्थिति में चीजें आकर जुड़ गई। यानी डिपार्टमेंट वाइज आप चीजों को समझते चले जाइए। यानी जिसको मंत्री बनाया जाता है वो मंत्री इसलिए बनता है कि वह उसके विशेषाधिकार और उसकी सुविधाओं का उपभोग कर सके। क्योंकि जब हम एक पूरे सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स, समीर वानखेड़े ने तो परीक्षा दी, आईआरएस हुए और वहां से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में गए। लेकिन एक नया सिस्टम इस देश में इसी दौर में डेवलप हुआ। यह सिस्टम कहता है कि अब हमको यूपीएससी की परीक्षा के जरिए आईएएस नहीं बनाना है, हम प्रोफेशनल्स को ले लेंगे। वह प्रोफेशनल्स जो हो सकता है कभी आईएएस की परीक्षा में फेल हो गए हों, नहीं चुने गए हों, लेकिन वह किसी कंपनी में चले गए, उन कंपनियों के जरिए उनको अब प्रोफेशनल्स माना जा रहा है। यानी सत्ता जिनको अपने मानसिक डिजाइन के अनुकूल मानती है वो उसका डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसका क्रिमिनल एस्पेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जब एक सिस्टम बना हुआ था तो सोचिए 2019 में पहली बार लगभग 11 ऐसे प्रोफेशनल्स को गवर्नमेंट ने हायर किया जो कि अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर रहें और उसके जरिए वह डिसीजन ले सकें इस देश के भीतर में, जो भी डिसीजन बड़े बड़े लिया था ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर। 9 लोगों को 13 अप्रैल 2019 को हायर किया गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजे गए, चाहे वो सिविल एविएशन हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक अफेयर्स हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, अलग अलग डिपार्टमेंट भेजे गए। और पिछले दिनों सितंबर में ही 2021 में 31 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर इनको नियुक्ति हो गई। यानी एक तरफ हम सिस्टम को पढ़ते हुए आ रहे थे कि सिस्टम हमारे यहां कितना करप्ट हो चला है, उस सिस्टम ने अब अपने उस पूरे प्रोसेस को ही अपने अनुकूल कर लिया और कहा हम ब्यूरोक्रेट भी बाहर से लेकर आएंगे और हमें यूपीएससी की जरूरत नहीं है। हम समीर वानखेड़े का जिक्र नहीं कर रहे हैं, नवाब मलिक का जिक्र नहीं कर रहे हैं, शाहरुख खान का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप नंबर ऑफ पर्संस देखिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी सबसे ज्यादा करप्ट और क्रिमिनल मेंटलिटी जीने वाले जो दागी हैं, जिनके खिलाफ केसेस है, उनकी तादाद पार्लियामेंट और विधानसभा में है। सेकंड नंबर पे जो आते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ये आईएएस भी हैं और आईपीएस भी, जिनकी जानकारी दी जा रही है। और मौजूदा वक्त में बॉलीवुड के तकरीबन 52 लोग ऐसे हैं जो निगरानी में, कुछ लोग टैक्स को लेकर हैं, कुछ फॉरेन करेंसी को लेकर हैं, कुछ नशे को लेकर हैं, लेकिन कुल मिलाकर 52 लोग हैं जो निगरानी में रखे जाते हैं। एनसीबी की निगरानी में, सीबीआई की निगरानी में, ईडी की निगरानी में, आईटी की निगरानी में, डीआरआई की निगरानी में, इन डिपार्टमेंट्स की निगरानी में। इनके पास पैसा है। राजनीति कहती है कि बिना पैसे के राजनीति चलेगी नहीं, इसलिए माना यह जाता रहा कि महाराष्ट्र के भीतर में बॉलीवुड से अगर धन की उगाही करनी है, क्योंकि यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है बॉलीवुड का जिसमें कलाकार के सरोकार जनता से जितने नहीं रहेंगे उसका ग्लैमर उतना ज्यादा रहेगा। यानी ये जनता से दूर होते हैं, लेकिन एक पूरा सिस्टम हमारे यहां ऐसा है, जो फिल्म रिलीज होती है वह जिस तरह सिनेमा हॉल में रहती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें इस देश में चलती हैं और उसका लाभ कलाकार को मिलता है। और कहते हैं कौन 100 करोड़ के गैप में आ गया वो सबसे बेहतरीन कलाकार है। तो बॉलीवुड से पैसा उगाही किसी केस में फंसाकर लेने की परिस्थिति में अगर राजनीति को महाराष्ट्र की टटोलना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में पहला नाम शिवसेना का ही आए, जिसकी मौजूदा वक्त में सरकार है। और यह एक लंबे वक्त तक रहा है, यह स्थिति बार बार बॉलीवुड से निकलकर आती रही है।
लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप निकल कर आते हैं तो बीजेपी को यह बार बार महसूस हुआ, खास तौर से जो मौजूदा वक्त का टेन्योर है, अटल बिहारी वाजपेयी तक ऐसी जागृति शुरू हुई नहीं थी। यह जागृति मोदी काल की है। जब गुजरात से निकल कर आए अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां से प्राइम सीएम से निकलकर यहां तक आए, और वो महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में जितनी बड़ी तादाद में गुजराती हैं, यह भी कहा जाता था कि उनसे भी वसूली होती है, और इसीलिए खुले तौर पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उस समय, मंच से 2014 में कहते थे शिवसेना को वसूली पार्टी। लेकिन झटके में जब राष्ट्रीय एजेंसी, जांच एजेंसियों की दखल शुरू हुई तो यह माना जाने लगा कि बीजेपी वसूली के अब इस प्रोसेस को समझ गई है और इस दिशा में आई है। लेकिन निशाने पर कौन है? वही बॉलीवुड जिसके पास पैसा था। यानी बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इससे पहले दोबारा 28 साल पहले की वोरा कमेटी की रिपोर्ट पर जब आप चले जाएंगे तो आपके जहन में तुरंत वो नेक्सस उभरेगा। पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट है, आईएएस, आईपीएस, माफिया, अंडरवर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए बिल्डर्स, ये तमाम लोग आपके जहन में आने लगेंगे, और वो तमाम प्रोड्यूसर्स, पैसा लगाने वाले बॉलीवुड में लोग जो पैसे से पैसा बनाते हैं, वो सारा पूरा नेक्सस काम करने लगेगा। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट बॉलीवुड है, क्योंकि बॉलीवुड को चुनाव नहीं लड़ना है, उसको जनता के बीच में नहीं जाना है, कोई वोट बैंक नहीं, उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन उस फैन फॉलोइंग के जरिए आंदोलन नहीं शुरू हो सकता है इस देश के भीतर में। पॉलिटिशियंस का क्या, वो सड़क पर आ जाएगा और नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े कह रहे हैं हम आपके खिलाफ केस करेंगे, नवाब मलिक कह रहे हैं आने वाले वक्त में आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे, आप जेल के शिक्षों के पीछे रहेंगे। हो सकता है कल दिल्ली में सत्ता बदल जाए और समीर वानखेड़े या एनसीपी का योगदान दिल्ली की सत्ता में बढ़ जाए, तो वो पहला काम करेगी इस ब्यूरोक्रेट को अंदर डाल दिया जाएगा। और ब्यूरोक्रेट को अगर इस रूप में सत्ता की निगाहों में चढ़ना है तो मौजूदा जो भी सत्ता के काउंटर में जो फोर्सेस होती है उसके लिए, उसके विरोध में वो काम कर रहा है। तो क्या समीर वानखेड़े, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरीके से खड़ी हो गई, या नवाब मलिक जिस तरीके से शाहरुख खान के साथ खड़ा, उसमें वो विरोध करते हुए एक परिस्थिति को जन्म दे चुका है जहां पर समीर वानखेड़े इस समय दिल्ली में बैठी हुई सरकार की आंखों का नूर है, यकीनन है। और क्या वो कांटा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए? यकीनन है। तो क्या भारत का सिस्टम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ही चलता है? और ये तमाम परिस्थितियां, जब जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको घाटा इस देश में किसे हो रहा है? और जो नई पीढ़ी धीरे धीरे इस देश में, भाई नशा जो आ रहा है, हमको लगता है उसका डाटा भी जब हम इसको आपको बता रहे थे, आपको जानकर हैरत होगी कि मुंद्रा पोर्ट पे जब जानकारी आई कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर ड्रग्स उतरे हैं, तो उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि पूरी दुनिया भर में कहाँ से आता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन 3 जगहों से जो भी जहाज आता है, मुंद्रा पोर्ट यानी अडानी के पोर्ट ने कहा कि हमने अपने देश भर के जो 7 राज्यों में अलग अलग 19 पोर्ट हैं, उन जगहों पर हमने रोक दिया, अब कुछ माल नहीं आएगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, इससे पहले भी आ रहा था और अब दूसरी जगहों पर आएगा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में जितना भी ग्लोबली जो सीज किया जाता है, चाहे वो ओपीएम हो, मॉर्फिन हो या हीरोइन हो, 98% ओपीएम वहीं से होता है। 2018 का आखिरी आंकड़ा है 690 टन, यानी कुल 825 टन में से 690 टन इन्हीं 3 जगहों पर से जब्त किया गया। मॉर्फिन जो है 97%, 42 टन, देश भर में 54 टन जब्त किया गया, 42 टन इन्हीं देशों से जब्त किया गया। हीरोइन लगभग 100 टन हर बरस जो जब्त किया जाता है, उसमें से 37 टन इन्हीं जगहों से जब्त किया गया। और भारत के भीतर में जो केजी में जब्त हो रहा है, उससे जुड़े हुए मामले जो निकल कर आते हैं, वह हमारे और आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। और यह जानकारी निकल कर आती है कि जो इस अपराध में संलग्न होता है, कन्विक्शन रेट तक पहुंचते पहुंचते एनसीबी हाँफने लगती है, अदालतें हाँफने लगती है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, राजनीतिक दखल शुरू हो जाती है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ब्लैक मनी रेंग रही है। और उस ब्लैक मनी के आसरे राजनीति करना भी आसान होता है। और इस देश के ब्यूरोक्रेट्स का संपत्ति जो ब्लैक मनी के तौर पर होती है, जो इस दौर में बार बार कहा गया कि दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग बैंकों में है, तो उसको जब आप लिंचस्टाइन पेपर से लेके पंडोरा पेपर तक देखिएगा तो उसमें 2 बड़े नाम आपके जहन में तुरंत आएंगे, एक कॉरपोरेट का और दूसरा पॉलिटिशियन का। लेकिन तीसरा नाम ब्यूरोक्रेट्स का है, उसमें जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ
जो केसेस यहां पर दर्ज हैं, जिसकी जानकारी पार्लियामेंट में पिछले दिनों दी गई कि 3,568 केस दर्ज किए गए और इस स्थिति में है। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि भारत के भीतर में सक्रियता वही होगी जहां कुछ लाभ होगा। ये कोई कानून व्यवस्था का मसला भारत में हो नहीं पाता है, आखिरी तक नहीं हो पाता है, क्योंकि सीबीआई ने जब जानकारी दी कि भाई हमारे केसेस जो हैं राजनीति से प्रभावित होकर हमको केस दे दिया जाता है और 13,291 केस पेंडिंग इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उन पर वही पॉलिटिक्स जो केसेस को सीबीआई को देती है और सीबीआई उसकी जांच शुरू करती है तो उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। और उसके बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो लगभग 4,763 केस मोदी सरकार के हैं, मोदी सरकार के वक्त है जो पेंडिंग पड़े हैं। 4,124 के जो मनमोहन सिंह सरकार के हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। 868 केस जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में है वह पेंडिंग पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? यह इस देश का सिस्टम है और इस देश के 3 ईमानदार लोग, तीनों की अपनी अपनी कैरियर की पहचान, आमने सामने खड़े हैं और उसमें 23 साल का आर्यन फंसा हुआ है। जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में रहना होगा। हम ईमानदार हैं, हम भी ईमानदार हैं और हमारी पहचान तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। आपकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है तो इसका मतलब है कि आपके बेटे के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर के साथ संबंध होंगे। यह कहने में क्या जाता है? यह है इस देश का सच। क्या कहा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।